अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिलर एंड हार्ले का चैप्टर 2, जिसका टाइटल है सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले तो सेल्स क्या चीज़ हैं। सेल्स जो हैं वो लाइफ का बेसिक यूनिट होते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी हैं और फंक्शनल यूनिट भी हैं। यानी एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है। इसके बाद डिफरेंट सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ जो है ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स जो मिलके जब वर्क करते हैं तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स एनिमल जो है डेवलप हो जाता है। अब सेल्स होते हैं दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस जो इनके न्यूक्लियस का होता है। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो सेंट्रल रीजन में इसी तरह पड़ा होता है, किसी मेम्ब्रेन में बॉन्डेड नहीं होता। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है वो सेंटर में मौजूद होता है और उसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन जो होती है मौजूद होती है। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलीज ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ राइबोसोम मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो है मौजूद होती हैं, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी। तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सबसे आउटर जो है एक लेयर होती है सेल के इर्द गिर्द, और उसके बाद है न्यूक्लियस जो कि सबसे इनर पार्ट होता है सेल का, कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं इसको। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे और उस न्यूक्लियस से आउटर साइड पर जो है जो फ्लूइडी मटेरियल मौजूद होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका जो फ्लूइडी पोर्शन होता है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं, और जो सस्पेंडेड होता है इस फ्लूइड के अंदर उसको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। कुछ सेल्स के अलावा जैसे कि फ़िश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स का जो एग होता है, उसके अलावा बाकी तमाम सेल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आम आँख से नहीं देख सकते। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी 2 रीज़न्स होती हैं। एक तो ये है कि रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर ये रेशो बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि न्यूक्लियस अपना सेल पर कंट्रोल जो है वो खो देगा। दूसरा जो होता है रीज़न है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है। जैसे ही सेल का जो रेडियस इंक्रीज़ होता है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो कि जैसे ही सेल का रेडियस 1 सेंटीमीटर से 2 में बढ़ता है तो वॉल्यूम जो होता है उसका 4 से 33 हो जाता है, लेकिन सरफेस एरिया जो होता है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा होता। वॉल्यूम जैसे कि 1 सेंटीमीटर के लिए 4 है, 2 सेंटीमीटर के लिए 33 है और 4 के लिए 268 है, लेकिन सरफेस एरिया इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। सरफेस एरिया 12 टू 50 टू 201 तक बढ़ गया, यानी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बहुत कम हो गया। एक ये वजह होती है। सेल ने जो होते हैं अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने होते हैं, वेस्ट को एलिमिनेट करने होते हैं, वो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना एफिशिएंटली वो कर पाएगा। जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा यानी उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स इनटेक भी ज़्यादा चाहिए होगा और वेस्ट एलिमिनेट करने के लिए भी सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होगा, तो क्या होगा कि उस वॉल्यूम के लिहाज से सेल जो होता है अपना जो मैकेनिज़्म है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए सेल का जो साइज़ है मोस्टली छोटा ही होता है। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल की आउटर कवरिंग को बोलते हैं। 1972 में एस जोनाथन सिंगर और गार्थ निकोलसन ने एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, जिसके अकॉर्डिंगली सेल की स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को जो है एक्सप्लेन किया जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो एक डबल लेयर बना रहे होते हैं, बाई लेयर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं या फिर उसके सरफेस पर अटैच होती हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल सॉलिड या रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती, ये फ्लूइडी स्ट्रक्चर होती है और ये कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रही होती है, अपनी शेप को जो है चेंज कर रही होती है। तो इस डायग्राम में हमें सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डायग्रामेटिकली शो किया गया है। इसमें जो है ब्लू कलर के जो आप देख रहे हैं वो फॉस्फोलिपिड के हेड्स हैं, और जो येलो कलर में 2 टेल्स नज़र आ रही हैं वो फॉस्फोलिपिड की जो है टेल्स होती हैं, जो कि एक दूसरे को फेस कर रही हैं। जो हेड्स हैं वो आउट साइड पर होते हैं। हेड चूँकि हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर को रिपेल नहीं कर रहे होते हैं। जो टेल्स होती हैं वाटर को रिपेल कर रही होती हैं, इसलिए एक दूसरे को फेस कर रही हैं। सेल के आउट साइड पे भी वाटर होता है, सेल की इन साइड पे यानी साइटोप्लाज्मिक साइड पे भी वाटर होता है, इसलिए हेड्स जो होते हैं वो सेल के आउट साइड पे भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्मिक साइड पे भी प्रेजेंट है, और टेल्स एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं। उसके बाद जो है कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो रेड कलर में है। ये जो है सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबल करने में भी हेल्प करते हैं, और जो वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी सेल से गुजरने में रोक रहे होते हैं। ठीक है। उसके अलावा ग्रे कलर में जो है वो प्रोटीन्स हैं,
ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और जो पर्पल कलर में शो की गई हैं वो फिब्रस प्रोटीन होती हैं। तो मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होती हैं और पेरिफेरल भी होती हैं। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, जैसे कि ग्रे कलर में जिस पर ग्लोबुलर प्रोटीन लिखा हुआ है, वो शो किया कि वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है उसके अंदर इम्बेडेड है। और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं वो सिर्फ आउटर साइड पर मेम्ब्रेन की या इनर साइड पर अटैच्ड होती हैं, इम्बेडेड नहीं होती। ठीक है, तो जो ये प्रोटीन्स होती हैं इनका रोल होता है मॉलिक्यूल्स को पास करवाना आउटसाइड से इनसाइड या इनसाइड से आउटसाइड। और इसके अलावा ये जब लिपिड के साथ बाइंड करती हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करती हैं तो सेल की आइडेंटिटी में भी हेल्प आउट कर रही होती हैं। उसके अलावा जो इनर लेयर ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर यानी साइटोप्लाज्म वाली साइड पर जो पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो साइटोस्केलेटन के साथ बाइंड करने में भी हेल्प आउट कर रही होती हैं मेम्ब्रेन को। और इसके अलावा जो ग्लाइकोलिपिड ऑरेंज कलर में शो किए गए हैं ब्लू कलर की लेयर के ऊपर, और जो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑरेंज कलर में शो किए गए हैं पर्पल कलर की प्रोटीन के साथ बाइंड किए हुए, ये मिलके एक स्ट्रक्चर बना रही होती है, आउटर कोट बना रही होती हैं सेल का, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स होती हैं वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प आउट कर रही होती हैं, यानी एक स्पेसिफिक लेयर बना रही होती है मिलके। तो अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या रोल प्ले कर रही होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो इनसाइड जो भी न्यूट्रिएंट्स मूव कर रहे होते हैं या आउटसाइड जो भी वेस्ट वगैरह मूव कर रहे होते हैं उन सबको रेगुलेट कर रही होती है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इनसाइड जो भी मटेरियल है सेल के अंदर उसको इन्वायरमेंट से सेपरेट आउट कर रही होती है। उसके अलावा ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द भी जो एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उसके अलावा इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो ओकर हो रहे होते हैं। उसके अलावा सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा इसके ऊपर स्पेसिफिक सेल आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स मौजूद होते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी, यानी ये सेल मेम्ब्रेन की वो एबिलिटी है जिसकी मदद से वो सिर्फ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास करने देती है, जबकि कुछ बाकी मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के अंदर रिक्वायर नहीं होते उनको इन्वायरमेंट में ही रहने देती है। सेल की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से सेल के पार जो है मूव करते हैं, यानी हम डिफ्यूजन वगैरह को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स का एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना, यहाँ तक कि इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाए। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बीकर है, उसके अंदर वाटर फिल्ड है और उसके अंदर एक शुगर का ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये शुगर का ब्लॉक आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होता चला जाता है वाटर में, जैसे कि आप बी में देख सकते हैं और सी डायग्राम में देख सकते हैं। और फिर सारा जो शुगर है वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, यहाँ तक कि डी वाली फॉर्म अचीव हो जाती है, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाता है, तमाम शुगर वाटर के अंदर मिक्स हो चुका है। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। हाईली कंसनट्रेटेड जो एरिया है ब्लॉक वाला शुगर का, वहाँ से मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं, वाटर जिसके अंदर लो कंसनट्रेशन है इन मॉलिक्यूल्स की, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट प्रोसेस है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी सेम डिफ्यूजन की तरह की प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरह मूव कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि वो लिपिड को रिपेल कर रहे हैं, वाटर में सोलेबल हैं बट लिपिड को रिपेल कर रहे हैं। तो और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लार्जर इन साइज़ होते हैं, डायरेक्टली मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, इनके लिए प्रोटीन चैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि आप लेफ़्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन वो इन प्रोटीन चैनल से पास करते हुए मूव कर रहे हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स इस तरह से पास करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस। उसके अलावा लार्ज मॉलिक्यूल्स इस तरह से पास करते हैं, जैसे कि राइट डायग्राम में आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स हाई जो कंसनट्रेशन है वहाँ से मूव कर रहे हैं लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, लेकिन एक कैरियर प्रोटीन जो है उनको रिक्वायर्ड है जो अपनी फॉर्म को चेंज करते हुए उन्हें हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करवा रही है। नेक्स्ट प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक तरह की डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें हम सिर्फ वाटर को डिस्कस करते हैं कि वाटर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करे, जब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर फिल किया गया है और सेंटर में एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो अटैच कर दी गई है।
तो कंपार्टमेंट 2 के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और कंपार्टमेंट 1 के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कम है और वहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। तो वाटर क्या करेगा, कंपार्टमेंट 2 से कंपार्टमेंट 1 की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ तक कि दोनों तरफ वाटर की कंसनट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाए, यानी ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है अचीव हो जाए। तो उसके बाद जैसे कि डायग्राम बी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मज़ीद जो है वो कंपार्टमेंट 2 से कंपार्टमेंट 1 की तरफ मूव नहीं कर रहे। अब हम देखेंगे कि सॉल्ट कंसनट्रेशन किस तरह से सेल्स को इफ़ेक्ट करती है। तो 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक, आइसो से आप देख सकते हैं, आइसो मीन्स सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो जितनी कंसनट्रेशन सेल के अंदर है सॉल्ट की उसके इक्वल होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि हाइपर से, हाइपर मीन्स अबव, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो सेल से ज़्यादा होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हाइपो से आप देख सकते हैं, हाइपो मीन्स लेस, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन सेल की निस्बत जो है वो कम होती है। तो डायग्राम ए में आप देख सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एक हमने रेड ब्लड सेल रखा है, तो उसके अंदर जितना वाटर इनसाइड मूव कर रहा है उतना ही वाटर आउटसाइड मूव कर रहा है, यानी सेल जो है वो इंटैक्ट है, सॉल्यूशन का सेल पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन बी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से सारा वाटर जो है वो सेल से आउटसाइड मूव कर गया और सेल जो है वो श्रिंक हो गया है। एक बात आप नोट करें कि जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, यानी सॉल्ट कंसनट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा होगी, वाटर उस तरफ ही मूव करना शुरू कर देगा। तो इसलिए वाटर जो है वो सॉल्ट को फॉलो करते हुए सेल से आउटसाइड मूव कर जाता है और सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। डायग्राम सी में आप देख सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रेड ब्लड सेल को रखा गया है। तो क्या होता है कि सेल के अंदर चूँकि सॉल्ट कंसनट्रेशन सॉल्यूशन की निस्बत ज़्यादा है, तो तमाम वाटर जो होता है आउटसाइड से सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देता है और सेल जो है वो स्वेल हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वाटर, ब्लड या कोई भी चीज़ सेल के अंदर से मूव करती है, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तमाम मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं बाहर की तरफ। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर ब्लड जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ मूव कर रहा है, तो ब्लड में जो भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स डिजोल्व हैं तो वो कैपिलरी के मेम्ब्रेन से मूव करके बाहरी टिश्यू फ्लूइड के अंदर मूव कर गए हैं। लार्जर मॉलिक्यूल्स वैसे ही पास कर गए क्योंकि वो मेम्ब्रेन के अंदर तो छोटे छोटे पोर्स हैं, उससे मूव नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मोस्टली किडनीज़ में देखा जाता है। किडनीज़ के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस की तरफ मूव करता है। उसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर जितनी भी कैपिलरीज होते हैं वहाँ से प्रेशर के साथ जब ब्लड पास करता है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और कुछ वाटर भी वहाँ से क्या है फिल्टर हो जाता है और किडनी की ट्यूब्यूल्स के अंदर चल जाता है, जिससे यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करने के लिए मॉलिक्यूल्स को एटीपी भी रिक्वायर्ड होती है। ये फैसिलिटेटेड डिफरेंट की तरह का एक प्रोसेस है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यानी इसमें भी एक कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड है। लेकिन क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स चूँकि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी कैरियर प्रोटीन के साथ साथ। तो नेक्स्ट प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन्स सेल के इनसाइड जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। बल्क में मॉलिक्यूल्स जो है वो जैसे सेल के इनसाइड जो है मूव करते हैं सेल की इन्वेजिनेशन की वजह से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। 3 तरह की एंडोसाइटोसिस की प्रोसेसेस होते हैं, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस। तो फर्स्ट प्रोसेस है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का लिटरल मीनिंग है सेल ड्रिंकिंग, यानी जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड मूव करेंगे सेल के वो फ्लूइड पार्ट में होंगे। तो डायग्राम में आप जैसे देख सकते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनसाइड इन्वेजिनेट कर गई है, कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर इंसर्ट हो गए हैं, फिर जो है उसके इन्वेजिनेशन का जो ओपन पार्ट था वो फ्यूज़ कर गया एक दूसरे के साथ और एक वेसिकल बन गई है जो कि सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट हो गई है और इनसाइड जो है मूव कर गई है। इस तरह से सेल जो है वो फ्लूइडी पार्टिकल्स को आउटसाइड से इनसाइड जो है मूव करवाता है एंडोसाइटोसिस के ज़रिए। तो सेकंड जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का लिटरल मीनिंग है सेल ईटिंग। ये सिमिलरली पिनोसाइटोसिस जैसा एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो
जो वेजिकल के अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक इन्वेजिनेशन बन रही है, उसके अंदर एक सॉलिड पार्टिकल इंसर्ट हो रहा है, और जो इन्वेजिनेशन है उसका जो ओपन पार्ट है वो फ्यूज़ हो रहा है और एक वेजिकल बना रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लाइजोसोम जो ऑलरेडी सेल के अंदर मौजूद है, जैसे कि वेजिकल बन के आता है तो लाइजोसोम उसके साथ फ्यूज़ कर जाता है, जो कि येलो कलर में शो किया गया है, फ्यूज़ करके एक फाइगोलाइजोसोम बना देता है। तो लाइजोसोम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं, तो ये एंजाइम्स होते हैं इस पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं जैसे कि सेल के अंदर एंटर होता है, और जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की थर्ड टाइप है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी सेम पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के जैसा ही एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें एक रिसेप्टर जो है इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स सेल को रिक्वायर्ड हैं वो इस रिसेप्टर के साथ आकर अटैच होते हैं। जैसे ही अटैच होते हैं सेल को सिग्नल मिलता है, वहाँ पे इन्वेजिनेशन बन जाती है, और सिमिलरली दूसरे दो प्रोसेसेस की तरह इन्वेजिनेशन जो है वो सेल्स को मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर इंसर्ट करके ओपन पार्ट पर खुद को क्लोज कर लेती है, और एक वेजिकल की फॉर्म में सेल के अंदर तमाम मटेरियल जो है वो मूव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स आउटसाइड, यानी आउटसाइड द सेल इसमें मूवमेंट होगी। इसमें भी कोई एक या दो मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे होते, बल्कि बल्क में जो है मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल मूव करते हैं। तो सिक्रेटेड वेजिकल्स जिनके अंदर के वेस्ट मटेरियल होता है जो कि सेल को अब रिक्वायर नहीं होता, उसको आउटसाइड द सेल मूव करने के लिए वेजिकल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो आउटसाइड द सेल जो है वो एक्सपेल कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम सेल ऑर्गेनेलिस को स्टडी करेंगे।